आज का पहला प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, परमाणु त्रिज्या घटती है। किसी आवर्त में अर्थात आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है और परमाणु का आकार घटने लगता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी और आवर्त सारणी की खोज की बात की जाए तो वह मेंडलीफ ने की थी और आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया है मोसले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आपसे पूछा गया है जो गोलियां होती हैं वह किस गति पर यात्रा करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, पराध्वनिक गति पर। जो बंदूक की गोलियां होती हैं वह पराध्वनिक गति पर यात्रा करती हैं। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से तेज हो जाती है तो उसे पराध्वनिक गति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानिक को चुना गया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानिक को चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, कार्बन 12 को। परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में कार्बन को चुना गया था और C12 अर्थात कार्बन 12 कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका प्रयोग करके रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। पूछा गया आपसे मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, फीमर। मानव शरीर में जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है। तो यह सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, इनमें से सभी। दिए गए सभी पौधे मांसाहारी पौधे के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सुर। सुर एकल आवृत्ति की ध्वनि है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा की वह कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतया उज्ज्वल होता है जहां चंद्रमा आकार में लगभग पूर्ण गोलाकार होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है चंद्रमा की वह कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतया उज्ज्वल होता है जहां चंद्रमा आकार में पूर्ण गोलाकार होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण चंद्र। चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार रूप में दिखाई देता है और पूर्णतः उज्ज्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अस्थि मज्जा में। शरीर में रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। मज्जा या मेरु अस्थियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक है। वयस्कों में बड़ी अस्थियों में मज्जा रक्त कोशिकाएं निर्माण करने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बासी मक्खन में दुर्गंध किस वजह से आती है। पूछा गया आपसे जो बासा मक्खन होता है उसमें दुर्गंध किस वजह से आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। बासी मक्खन में दुर्गंध ब्यूटायरिक अम्ल के कारण आती है। मक्खन दूध से बना हुआ पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो यह भी आप याद रखें, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अणु। ओजोन,
ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वह O3 होता है। इसका अणु त्रिपरमाण्विक होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करती है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर वह है समताप मंडल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, घर्षण को बढ़ाने के लिए। साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्रेक पैड जब टायर से संपर्क करता है तो घर्षण बढ़ जाता है, जिससे वाहन आसानी से रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आंखें। ग्लूकोमा तथा ट्रेकोमा बीमारियां आंखों से संबंधित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केलेमाइन जस्ता का एक अयस्क है। जस्ता अर्थात जिंक का प्रतीक चिन्ह Zn होता है और इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। और तांबे तथा जस्ते की मिश्र धातु कांसा होती है। यह भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। तो आपका आंसर होगा तांबे तथा जस्ते की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। पूछा गया आपसे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक की मोटाई और चालक की लंबाई इन सभी पर निर्भर करता है। प्रतिरोध एक अदिश मात्रक है। इसकी खोज जॉर्ज ओम ने की थी। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करता है या उसे प्रवाहित नहीं होने देता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार संयोजकता के साथ बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है एस्टिग्मेटिज्म किससे संबंधित एक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आंखों से संबंधित। एस्टिग्मेटिज्म आंखों से संबंधित एक बीमारी है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोमा तथा ट्रेकोमा भी आंखों से संबंधित रोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु प्लूटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, आपसे जीके में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तनांक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खच्चर किसके संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। पूछा गया आपसे खच्चर किसके संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, नर गधा और मादा घोड़ा। खच्चर नर गधा और मादा घोड़ा के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, कड़वे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और इसे आप इस शब्द से याद कर सकते हैं। जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो आप इसे छलानी करके याद कर सकते हैं। क्षार का पीएच मान पीएच स्केल पर 7 से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीले हरे सेबाल में खालिस्तान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है नीले हरे सेबाल में इनमें से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थाइलेकॉइड झिल्ली। नीले हरे सेबाल में थाइलेकॉइड झिल्ली होती है। सेबालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभवतः सेबालों से मानी जाती है। सेबाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं के भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात यह स्वपोषी होते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कार्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, उनके घनत्व के अंतर के कारण। कार्क की रचना ऐसी होती है कि इसके कण एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं और उनके बीच हवा फंस जाती है जिससे वह पानी की तुलना में हल्का हो जाता है। इस कारण यह पानी पर तैरता रहता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग रेत से लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग रेत से लोहे की पिनों के पृथक्करण के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण तकनीक का उपयोग रेत से लोहे की पिनों के पृथक्करण के लिए किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वार भाटा एक दिन में कितनी बार आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 2 बार। ज्वार भाटा एक दिन में 2 बार आता है। ज्वार भाटा पृथ्वी पर चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 16। सल्फर का प्रतीक चिन्ह एस होता है और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर का उपयोग रबर के वल्कनीकरण में भी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एडिपोज उत्तक किसका संग्रह करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है एडिपोज उत्तक किसका संग्रह करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बसा का। एडिपोज उत्तक बसा का संग्रह करते हैं। कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहा जाता है जो किसी विशेष कार्य को करती हैं या उत्पत्ति में समान होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज और लहसुन किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्याज और लहसुन किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंद का। प्याज और लहसुन कंद के उदाहरण है। प्याज व लहसुन में गंध व तीखा स्वाद उसमें उपस्थित सल्फर के यौगिक के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एपिडर्मिस। त्वचा की बाह्यतम परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्ञात अंग त्वचा है, परंतु हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे अंग की खोज की है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो सकता है, जिसका नाम इंटरस्टिटियम है। तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, तेल, ग्रीस व ग्रेफाइट। तेल, ग्रीस व ग्रेफाइट किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक है। स्नेहक के प्रयोग से मशीनों के कलपुर्जों की आयु बढ़ जाती है, वह घिसते नहीं हैं। वह तत्व कौन सा है जिसके तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है वह तत्व कौन सा है जिसके तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आर्गन। आर्गन वह तत्व है जिसके तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए एक परमाणु की क्षमता को दर्शाता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। यह अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। आर्गन गैस का उपयोग ट्यूबलाइटों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत है वह आंवला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सभी अक्रिय गैस अणु खालिस्तान होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है जो अक्रिय गैसें होती हैं उनका अणु कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, एक परमाणुक। सभी अक्रिय गैसों के अणु एक परमाणुक होते हैं। आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को नोबल या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। इनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात यह किसी भी अन्य पदार्थ से या अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा मेल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर
2 कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना। तो यह वाला ऑप्शन आपका गलत है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO तथा बुझे हुए सूत्र का इसका जो चूना होता है इसका सूत्र होता है CaOH2 और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह आपको याद रखना है, बिना बुझे हुए चूने और बुझे हुए चूने दोनों का ही सूत्र आपको याद होना चाहिए, यह अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? पूछा गया आपसे चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1986 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना वर्ष 1986 में घटित हुई थी। यह यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 हिमीकरण। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जमता है उसे उसका हिमांक बिंदु कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ के रूप में बदलना हिमीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा खालिस्तान खंडित तना है जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन खंडित तना है जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 राइजोम। राइजोम खंडित तना है जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जस्ता। तांबे को इसके लवण के घोल से जस्ता धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। तांबे का जो प्रतीक चिन्ह है वह Cu अर्थात कापर बोलते हैं इसे और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और जस्ते का प्रतीक चिन्ह Zn जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा खालिस्तान भ्रात जुड़वा होने की संभावना होती है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस अवस्था में भ्रात जुड़वा होने की संभावना होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 निषेचन अवस्था में भ्रात जुड़वा होने की संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? पूछा गया आपसे एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक त्रिबंध पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पूछा गया आपसे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बुध। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है तथा यह सूर्य के सबसे नजदीक है। यह सूर्य की एक परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरी करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा खालिस्तान विटामिन ए का सक्रिय रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा विटामिन ए का सक्रिय रूप है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का सक्रिय रूप है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का प्रचुर स्रोत गाजर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 दरारों और दोषों का। धातु ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पवन चक्की का उपयोग करके पवन टरबाइनों को घुमाकर जनरेटर चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको आपसे पूछा गया है पवन चक्की का उपयोग करके पवन टरबाइनों को घुमाकर जनरेटर चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गतिमान पवन की गतिज ऊर्जा का। पवन चक्कियों में पवन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गतिमान पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पवन चक्कियों की सहायता से पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूहों के बारे में बताया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मानव के जो रक्त समूह है उनकी खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 कार्ल लैंडस्टीनर ने। वर्ष 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और मानव रक्त के 4 रक्त समूह ए बी तथा ओ हैं। ओ को सर्वदाता रक्त समूह और ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लेक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा गया है लेक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता की जांच करता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लेक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता की जांच करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 शक्ति। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जिसे डब्ल्यू के द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी तत्व की 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय या परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय या परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सूचक का। कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय या परीक्षण करने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर सूचक के रूप में लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर लाइकेन के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है। पूछा गया आपसे आवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को आवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है पानी का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 अपघटन अभिक्रिया। पानी का विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। दोनों फेफड़ों से 2-2 शिराएं निकलकर हृदय से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज। ग्लूकोज एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह C6H12O6 होता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर खालिस्तान उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर खालिस्तान उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह CO2 होता है। CO2 एक भारी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी।
आसानी से जलना, उच्च कैलोरी मान, सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना, यह सभी एक आदर्श ईंधन की विशेषता होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 स्वाद। स्वाद जीभ के द्वारा हमें ज्ञात होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दंत क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको पानी में मिलाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है दंत क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको पानी में मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 फ्लोराइड। दंत क्षरण को रोकने के लिए पानी में फ्लोराइड को मिलाया जाता है। अधिक फ्लोराइड सेवन से गर्दन, पीठ, कंधे व घुटनों, जोड़ों व हड्डियों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कशेरुक मस्तिष्क का भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ ये सभी मस्तिष्क के भाग होते हैं। मनुष्य का जो कशेरुक दंड होता है वह 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है, तो आप इसे भी याद रखें, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पनडुब्बी से पानी की सतह पर मौजूद बच्चों अर्थात वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है पनडुब्बी से पानी की सतह पर उपस्थित बच्चों या वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 पेरिस्कोप। पनडुब्बी से पानी की सतह पर उपस्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण को पेरिस्कोप कहते हैं। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। पनडुब्बियों का उपयोग सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह जल के अंदर रहकर सुरक्षा कार्य करती है। इसमें समुद्र तल पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश द्वारा विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा। रात्रि के आकाश में दिए गए ऑप्शनों में से सबसे चमकीली वस्तु चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कांच के प्रिज्म में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कांच के प्रिज्म में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बैंगनी रंग के। कांच के प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है तथा लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कामा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे कामा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 विब्रियो। कामा की आकृति वाले जीवाणु को विब्रियो कहा जाता है। जीवाणु की खोज एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्तनपायी है? 4 ऑप्शन दे दे आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा स्तनपायी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 जिराफ। जिराफ सबसे ऊंचा स्तनपायी है तथा सबसे बड़ा स्तनपायी जीव नीली व्हेल है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? पूछा गया आपसे मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय में। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? 4 ऑप्शन दिए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ताड़। ताड़ का पेड़ एक रेगिस्तानी पेड़ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पेलिएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है पेलिएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
दो जीवाश्मों के। पेलिएंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। जीवाश्मों की आयु का आकलन कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, इनमें से सभी। किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल द्रव की प्रकृति, वस्तु की आकृति और द्रव के सापेक्ष उसकी गति, इन सभी पर निर्भर करता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। घर्षण बल विरोधी बल का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध R बराबर वोल्टेज V अपॉन क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपको इसमें से आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, धारा। प्रतिरोध R बराबर वोल्टेज V अपॉन धारा अर्थात I होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और यह भी ओम के सूत्र से सिद्ध होता है। यहाँ पर V बराबर IR होता है और R बराबर वोल्टेज अपॉन धारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। पूछा गया आपको चार ऑप्शन देकर, अणुसूत्र C6H6 वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बेंजीन। अणुसूत्र C6H6 वाले चक्रीय हाइड्रोकार्बन बेंजीन को कहा जाता है। बेंजीन का एक अणुसूत्र 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। बेंजीन पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त किसमें मदद करता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त किसमें मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पाचन में। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त पाचन में मदद करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्त रस का स्त्राव सतत होता रहता है जो पित्ताशय में एकत्र होता है। पित्त रस का pH मान 7.7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मॉर्गन और खुराना दोनों को। मॉर्गन और खुराना दोनों को ही आनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एल्कली एक ऐसा क्षार है जो खालिस्तान में घुल जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है एल्कली एक ऐसा क्षार है जो खालिस्तान में घुल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पानी में। एल्कली एक ऐसा क्षार है जो पानी में घुल जाता है। क्षारों का pH मान pH स्केल पर 7 से अधिक होता है या स्वाद में कड़वे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अपोलो। उस अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी होती है। उसके भार में हुई यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश का प्रकीर्णन। विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है। पूछा गया आपसे श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बैंगनी रंग। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से बैंगनी रंग
कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है तथा सबसे कम लाल रंग विचलित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 22 मई को। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, अर्थात हम समाधान का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा को इसकी खालिस्तान कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 विलेयता। किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा को इसकी विलेयता कहा जाता है। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेय पदार्थ की विलेयता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 लोहा। लोहे को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 जेड के द्वारा। परमाणु क्रमांक को अक्षर जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सेतु तत्व। दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रोथेलस। प्रोथेलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डॉल्फिन, सिंसुमार, चमगादड़ और चूहा द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है डॉल्फिन, सिंसुमार, चमगादड़ और चूहा द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अल्ट्रासाउंड। यह सभी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जिन्हें मानव नहीं सुन सकते हैं। मानव की जो श्रव्य सीमा है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद उसे ग्रह नहीं माना जाता है? पूछा गया आपसे किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद उसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 यम अर्थात प्लूटो। प्लूटो को बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कक्षा नियत ना होने की वजह से इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया है। अब ग्रहों की संख्या मात्र 8 है जो कि क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा अरुण व वरुण हैं। तो आपको सारे ग्रहों के नाम याद होना चाहिए और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वह खालिस्तान बन जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 ऋणायन। किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वह ऋणायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। विटामिन सी वसा में विलय नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है तथा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत आंवला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है ऑप्शन नंबर 4 डीजल का। ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के डीजल उत्पाद का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 हृदय पर। मानव शरीर के हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। यदि किसी बीमारी के कारण हृदय में समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी जांच करने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखा हुआ है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।